Dr. Anushri. It's a pleasure to have you with us, ma'am. So yes, dear audience, please हमारे साथ जुड़े रहिए. आज जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, हम आज डिस्कस करेंगे how to beat the sugar trap, how to manage diabetes, monitor it and control it. जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड करार दिया गया है. बट क्यों? हमारी जो लाइफस्टाइल है, डाइटरी हैबिट्स है एंड नेग्लिजेंस टुवर्ड्स आवर हेल्थ के मेजर फैक्टर्स हो चुके हैं इसके. बट क्या हम इसमें मैनेज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. और हम इसके बारे में और जानेंगे डॉक्टर अनुश्री से. वो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम अपने आप को हेल्दी, सुस्त और तंदुरुस्त एंड डायबिटिक फ्री रख सकते हैं. तो वेलकम टू आवर लाइव सेशन, मैम. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू. I would take a minute to introduce you to our dear audience. Dear audience, it's a pleasure that we have with us Dr. Anushri Mehta, who is an MBBS fellowship in diabetology and certified. She comes with an experience of more than 10 years. Welcome to our live session, ma'am. Over to you. We would like to understand more about diabetes. क्या है ये शुगर और किस तरह से होता है ये हमें? So, thank you, Rutika. Thank you for having me for this live session. I think डायबिटीज का ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. सब लोग डायबिटीज को सिर्फ शुगर के साथ जोड़ते हैं, बट डायबिटीज एक्चुअली इज अ डिजीज ऑफ स्टोरेज ऑफ एक्सेस फैट इन द बॉडी. तो डायबिटीज में क्या हो जाता है कि हमारे लिवर और पैनक्रियाज में एक्सेस फैट डिपॉजिट होने के वजह से हमारा पैनक्रियाटिक फंक्शन कम हो जाता है, एंड दैट इज व्हेन वी डेवलप डायबिटीज. सो एंड दिस आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज. सो डायबिटीज एक्चुअली शुगर की नहीं, फैट की बीमारी है. ओके. तो बहुत लोग कहते हैं कि अगर वो मिठाई ज्यादा खाते हैं तो मिठाई हमें कम कर देना चाहिए, राइस हमें कम कर देना चाहिए, तो हमें शुगर हो जाएगा. हाउ ट्रू इज दैट? आई लव शुगर. मुझे बहुत पसंद है, मतलब पेड़े, संदेश, रसगुल्ला बहुत पसंद है. बट दैट मीन्स आई एम एट अ रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज इफ आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. So whenever you take extra calories, ठीक है, all this extra calories, whether it is sugar, whether it is fat, it gets stored in your body as fat. Okay. And this extra calories which get stored in the body as fat will go to places and cause problem. तो शुगर में क्या होता है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है. तो जब भी आप मिठाई खाते हैं, मुझे ये बताइए कौन सी मिठाई बिना फैट के बनती है? So that combination of fat and sugar is havoc, you know. So definitely जब हम डायबिटीज की बात करते हैं, जब शुगर्स कंट्रोल करने की बात करते हैं, we do have to talk about carbohydrate. ऐसा नहीं है, but it is not just about cutting down the sugar. You know, it is also about cutting down your fat intake. It is also about looking at कि आप क्या कैलोरीज ले रहे हैं, एक्सेस कैलोरीज ले रहे हैं, स्पेशली जब हम जंक फूड का बात करते हैं. सो जंक फूड में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है और बहुत सारा फैट होता है. तो ये दोनों जब आके मिलते हैं ना, तो ये हमारी बॉडी को डैमेज करके डायबिटीज करते हैं. Okay. तो व्हाट अबाउट राइस? बहुत लोग कहते हैं कि व्हाइट राइस नहीं खाना चाहिए, दे वांट टू सब्स्टिट्यूट इट विद ब्राउन राइस. तो किस तरह से व्हाइट राइस किस तरह से हमें हार्म करता है, ब्राउन राइस को अगर हम स्विच करते हैं तो वो हमें किस तरह से मतलब हेल्दी रखता है? अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता सकें. तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि एक चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के होते हैं. एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जैसे शुगर है, दैट इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. तो वो क्या करता है, एकदम तेजी से हमारी ब्लड शुगर बढ़ाता है, जो आजकल लोग बोलते हैं ना ग्लूकोज स्पाइक करता है. और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो धीरे धीरे से शुगर बढ़ाता है. तो ब्राउन राइस और व्हाइट राइस की जब हम बात करते हैं तो दोनों का बेसिक डिफरेंस इज कि ब्राउन राइस में फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए ब्राउन राइस कॉजेज अ स्लोअर स्पाइक और अ स्लोअर राइज इन द ब्लड ग्लूकोज कंपेयर टू व्हाइट राइस. अगर आप कार्बोहाइड्रेट कंटेंट दोनों का देखेंगे तो देयर इज नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस. अगर व्हाइट राइस में से 70 ग्राम्स है तो ब्राउन राइस में 65 ग्राम्स होगा.
सो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. द डिफरेंस इज कि बिकॉज ब्राउन राइस में थोड़ा फाइबर ज्यादा है, तो वो थोड़ा इट डजंट कॉज अ वेरी शार्प ग्लूकोज स्पाइक. वो थोड़ा मतलब स्लोली राइज करता है ग्लूकोज को, एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दियर. और दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी कोई खाने में फाइबर ज्यादा होता है तो हमारा पेट जल्दी भर जाता है. तो अगर आप 2 कटोरी व्हाइट राइस खा रहे हैं, यू माइट स्टिल फील हंग्री, वर्सेस अगर आप 2 कटोरी ब्राउन राइस खा रहे हैं, इट विल प्रोबेबली मेक यू फील फुलर. तो यू कैन रिप्लेस योर व्हाइट राइस विथ ब्राउन राइस, बट आपको पोर्शन कंट्रोल ब्राउन राइस के साथ भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि ब्राउन राइस पे आप शिफ्ट हो गए तो जितना राइस खाना है उतना आप खा सकते हैं. बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि वो दिन में तो राइस खा लेते हैं, बट फिर रात को वो अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि नहीं, रात को हम लोग अगर खाएंगे तो हमें शुगर हो जाएगा. हाउ ट्रू इज दैट? तो ऐसा तो नहीं है कि आप रात को राइस खाएंगे तो शुगर हो जाएगी. इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर पोर्शन, तो अगर आप बहुत हैवी कार्ब मील, बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट मील रात को खाते हैं, तो रात के टाइम में क्या होता है कि हम खाना खा के जनरली टीवी देखते हैं और सो जाते हैं. तो जो भी हमने ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाया है ये बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता है, तो वो जाके फैट बन जाता है. तो इट इज नॉट कि राइस अवॉइड करना है, ऐसे वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है. आपको क्या देखना है कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक रात के, आपके जो रात का मील है उसमें थोड़ा सा कम हो, उसमें प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, वेजिटेबल्स बहुत सारे होने चाहिए, तो एक बैलेंस रहेगा. और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट अगर आप रात के टाइम में कट करेंगे तो एक्चुअली इट इज वेरी वेरी गुड, एंड उससे आप डायबिटीज प्रिवेंट कर सकते हैं इफ यू कट कार्बोहाइड्रेट इन योर इवनिंग और नाइट मील. Okay. So there are like different types of diabetes. If you could tell us what are the different types of diabetes and क्या है उनमें difference? What is the difference between them? Okay. So there are a lot of different types of diabetes. Okay. We have something called as type 1 diabetes. We have something called as type 2 diabetes. Then we have gestational diabetes, जो प्रेगनेंसी के टाइम में आता है और जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी होने के बाद चला जाता है. तो वो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में आता है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं. फिर एक जेनेटिक फॉर्म ऑफ डायबिटीज भी है विच इज कॉल्ड एज मोडी या मोनोजेनिक डायबिटीज. ओके, तो हम जेनेटिक को साइड पर रख देते हैं बिकॉज इट्स नॉट वेरी कॉमन, इट इज वेरी वेरी रेयर. But mainly what we need to understand is the difference between type 1 and type 2 diabetes. तो type 1 diabetes जो है, type 1 diabetes lifestyle या मोटापे की वजह से नहीं होता है, वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है और वो जनरली हम छोटे बच्चों में देखते हैं कॉमनली या यंग अडल्ट्स में देखते हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही ट्रीटमेंट है. उसके लिए कोई टाइप की दवाई या कोई टाइप का आयुर्वेदिक या होम्योपैथी नहीं काम करता है, कोई टाइप का डाइट नहीं काम करता है. उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है. जो हम नॉर्मली जब हम डायबिटीज की बातें करते हैं, जो हम जनरल पब्लिक में देखते हैं कॉमनली कि मेरी आंटी को है, मेरे नेबर को है, वो है टाइप 2 डायबिटीज. तो जब भी हम डायबिटीज प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज. और आज जो हम स्टैगरिंग नंबर्स देख रहे हैं, आज जो अभी नए स्टैटिस्टिक्स आएंगे, एंड इंडिया प्रोबेबली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज. सो जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, ये जो मैं फैट डिपोजिशन की बात कर रही हूँ, जो हम बातें कर रहे हैं कि राइस ये टाइम पे खाओ, वो टाइम पे खाओ, ये सब हम प्रिवेंशन की जब बातें करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज. जब हम type 2 diabetes is the type of diabetes that can be prevented by healthy lifestyle. Okay, and like since you've also mentioned about gestational diabetes, जैसे आपने बोला कि वो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही होता है, क्या प्रेगनेंसी वंस एवरीथिंग इज फाइन, वंस द डिलीवरी इज डन, उसके बाद इज द मदर एट अ रिस्क ऑफ बीइंग डायबिटिक, या वो एकदम नॉर्मल, उसका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है? No, thank you for bringing that up. So gestational diabetes is a very very important group.
तो women who develop diabetes during pregnancy are at almost a 50% risk of developing type 2 diabetes in the next 10 years of their life. So अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ी हल्की भी शुगर आई है, आपको एवरी ईयर या एवरी 3 years अपनी शुगर मॉनिटर करनी चाहिए और आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए. आपको ट्राई करना चाहिए कि आप वेट गेन ना करें. यू मे नॉट अचीव वेट लॉस बट ट्राई नॉट टू गेन वेट, क्योंकि आपको डायबिटीज होने का रिस्क बहुत हाई है. अभी मदर जो जिनको प्रेगनेंसी के टाइम डायबिटीज आई है, अगर उनके बच्चे एट द टाइम ऑफ बर्थ, अगर उनका बर्थ वेट बहुत ज्यादा या बहुत कम है, तो बच्चा भी रिस्क पे है ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज इन द फ्यूचर. सो ये दोनों पार्ट बहुत जरूरी है, बिकॉज मदर कैन इन्फ्लुएंस द लाइफस्टाइल ऑफ द चाइल्ड. सो ये जो ग्रुप है जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप. और अगर उनको बराबर और राइट एजुकेशन मिलता है कि तो आगे चल के वी कैन प्रिवेंट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन फ्रॉम डेवलपिंग डायबिटीज. मैम बहुत सारे ऐसे भी हमने देखा है केसेस जहाँ पे फैमिलीज में डायबिटीज रन करता है. जैसे दादाजी है, फिर दादाजी है, फिर उनके फादर को हुआ, फिर बच्चों में आया. सो डायबिटीज इज सेड टू रन इन फैमिलीज. व्हाई डज दैट हैपन एंड हाउ डज दैट इम्पैक्ट आवर बॉडी? So unfortunately, all of us, because of being Indian, you know, we are at a risk of developing diabetes. But there is a genetic component in type 2 diabetes. But the good part is कि even अगर आपकी फैमिली में है बहुत डायबिटीज है, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, आप अपना रिस्क बहुत हद तक कम कर सकते हैं. और अगर बाई चांस आपको डायबिटीज आता भी है, इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग, देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि बहुत ही कम दवा में आप अपनी डायबिटीज को मैनेज कर पाएंगे. और अगर आपको डायबिटीज से एज ऑफ 40 में आने वाला होगा, आप उसको पुश कर सकते हैं, एंड इट विल प्रोबेबली कम एट द एज ऑफ 50 इफ यू फॉलो एंड इफ यू आर विजिलेंट. If you follow a healthy lifestyle and if you're vigilant, you do regular screening, and the moment you see कि my sugars have started going up and you take the necessary steps, you can actually, even if you have a very strong family history, you can actually prevent diabetes to a great extent. So, doctor, there are again, like we've heard, hypoglycemia and hyperglycemia. What's the difference between these two? So hypoglycemia means hypo मतलब low blood sugar is called as hypoglycemia, and high blood sugar, that is hyper, so high blood sugar is called as hyperglycemia. अभी डायबिटीज में जनरली प्रॉब्लम हाइपरग्लाइसीमिया है, हाई ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है. पर कभी कभी दवाइयों की वजह से या इंसुलिन की वजह से शुगर डाउन चली जाती है. तो hypoglycemia actually is a complication of treatment in diabetes. You know, it's a unfortunate side effect of managing diabetes, but सारी दवाइयाँ से नहीं होता है. There are some medications which increase the risk of hypoglycemia. And people with type 1 diabetes are at a very high risk, क्योंकि जो इंसुलिन लेते हैं, their risk of hypoglycemia is very high. So many people have joined us and they are asking questions. A question आया है, why do some people take injections to control diabetes? Okay, so we have some new drugs for diabetes management. So there are two types of injections in diabetes. One is the insulin injection. Insulin is a hormone. Insulin does not cause any kind of addiction. It is not a drug. It is a hormone. And when we are giving insulin in diabetes, we are basically trying to replace insulin that is not being produced by the body. Okay, so one type of injection that we give in diabetes is insulin. Okay, there are specific indications. जैसे मैंने बोला टाइप 1 डायबिटीज है, फिर प्रेगनेंसी है. प्रेगनेंसी में अगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वी डोंट हैव अ चॉइस, वी हैव टू गिव इंसुलिन. क्योंकि दवाइयों क्या, प्रेगनेंसी में अगर डाइट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, वी डोंट हैव अ चॉइस, वी हैव टू गिव इंसुलिन.
और टाइप 2 डायबिटीज में कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस है जहां पे हमको इंसुलिन यूज करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा एक दवाई आई है, दूसरी मेडिसिन आई है विच आर नॉट अवेलेबल इन ओरल फॉर्म, दे आर अवेलेबल ओनली एज इंजेक्शन। एक आध अभी ड्रग लॉन्च हुआ है सिंस अ ईयर जिसका ओरल फॉर्म है। सो अगर वो दवाई पेशेंट को हम दे रहे हैं तो देन इट इज ओनली अवेलेबल इन एन इंजेक्टेबल फॉर्म। So there are two types of, injections which are available for treatment of diabetes. एक और क्वेश्चन आया है, which type of diabetes is more risky, type 1 or type 2? All diabetes is risky as long as your sugars are uncontrolled, whether you have type 1 or type 2. But type 1 diabetes is much, much more difficult to manage as compared to type 2 diabetes. Type 2 diabetes is much more easier to manage क्योंकि you can manage it with oral drugs. आप वेट लॉस करेंगे तो आपका डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल में आता है। बहुत सारे पेशेंट्स में दवाइयाँ बहुत कम हो जाती है, इंसुलिन भी बंद हो जाता है अगर वेट लॉस करते हैं तो। टाइप 1 में तो यू डोंट हैव अ चॉइस, इट्स एन एक्सीडेंटल बीमारी, लाइफस्टाइल डज हेल्प बट इट इज नॉट गोइंग टू एवर रिवर्स, and it is actually much more difficult to manage type 1. It is much more difficult to live with type 1 diabetes than type 2 diabetes. So you should pray that you never get any form of diabetes. Ma'am, what are the early signs of diabetes? कैसे जान पाएंगे हम कि हमें डायबिटीज है या we should get careful? तो एक्चुअली अगर आप इंडियन है तो आपको ऐसे समझना चाहिए कि आपको डायबिटीज हो सकता है, तो जितना जल्दी हो सके उतना आपको अपना रेगुलर स्क्रीनिंग कराना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे लोग जॉब करते हैं तो उनका एवरी ईयर कॉर्पोरेट चेकअप होता है, तो प्लीज वो रिपोर्ट लेके किसी डॉक्टर को जरूर दिखाइए, उसमें जनरली शुगर्स भी इंक्लूडेड होती है। पर कुछ कुछ साइंस है which you can look for. These signs are not specifically for diabetes, they are signs of insulin resistance. Okay, तो काफी लोगों को यहाँ गले पे on the side you can see dark patches, फिर उनको यहाँ elbows में बहुत darkening होता है, अंडर आर्म्स में dark patches आते हैं, that is called as acanthosis nigricans. तो वो साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। फिर कुछ कुछ लोगों को स्किन टैग्स होते हैं बहुत सारे, सो दो स्किन टैग्स आर आल्सो अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, स्पेशली रात को उठ के आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है जो पहले नहीं हो रहा था, देन इट कुड बी अ साइन कि शुगर शायद ऊपर जा रही है। अगर आपको जख्म होती है और वो हील होने में बहुत टाइम लगाती है तो हो सकता है कि आपको शुगर की साइन हो रही है। अगर आपको पैरों में टिंगलिंग हो रहा है, नमनेस फील हो रही है, तो वो शुगर का साइन हो सकता है, शुगर का सिम्टम हो सकता है। आई एम सॉरी। तो कैसा है ना कि जरूरी नहीं है कि सबको सिम्टम्स आएंगे, और जिनको जिनको ब्लैक पैचेस है जरूरी नहीं है कि सबको डायबिटीज होगा। इट इज जस्ट अ रिस्क इंडिकेटर। बट इंडिया में we as a body of doctors, we believe that everybody should get screened for diabetes. आजकल बोल रहे हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से भी डायबिटीज हो रहा है। अभी पोल्यूशन का हम क्या करेंगे? there is enough research to actually support this claim, and we have very high air pollution rates in our country. So actually all of us as public, if we tried our little bit to reduce pollution, we may actually contribute to greater good for the generations to come. बिल्कुल। एंड अगर हम दिल्ली की बात करें, from where I am, so it is very high. ऐसा लगता है कि when you, especially during winters and after Diwali, pollution बहुत बढ़ जाता है। तो like when air pollution, does that also impact our diabetic levels, blood sugar levels? We don't know if it impacts the blood sugar levels as yet. I think we don't have enough information on that to really comment, but it does increase risk of diabetes, and it also increases risk of obesity. So these two things
there is enough research to, back up the claim. कुछ questions आ चुके हैं. We'll take those questions up. If diabetes is recently diagnosed and HbA1c is 7, then can we reverse it with diet and lifestyle modification, or medicine is only treatment? So yes, ma'am, if you could take this question up. And in fact, before we go ahead, what is HbA1c? If you could explain it to our audience and tell them about it a little bit. So HbA1c is also called as glycated hemoglobin. एंड HbA1c टेल्स अस हम लोग को हमारे लास्ट 3 months के ब्लड शुगर कंट्रोल के बारे में बताता है. तो कैसा है ना, आज मैंने शुगर चेक किया, आज मेरा शुगर का टेस्ट है, तो मैंने बहुत अच्छे से डाइट फॉलो किया और मेरा फास्टिंग नॉर्मल आया, पोस्ट लंच नॉर्मल आया, पर मेरा HbA1c हाई आया. मतलब मैं पूरे महीने मजा कर रही हूँ, कुछ भी डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ और सिर्फ टेस्ट के दिन डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो डॉक्टर मुझे पकड़ लेगा कि आपका HbA1c तो हाई है. ठीक. दूसरा कॉज भी हो सकता है कि आप मेडिसिन आपकी बार बार स्किप हो रही है, तो जो हमारी बॉडी का शुगर कंट्रोल का कंप्लीट पिक्चर है ना, वो हमको HbA1c से मिलता है. तो इट टेल्स अस अबाउट लास्ट 3 months ऑफ ब्लड शुगर कंट्रोल. एंड HbA1c इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. तो जितना हमारा HbA1c 6.5 के आसपास रहेगा, उतना हमारा रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम रहेगा. इन्होंने जो भी पूछा है कि उनका 7 है, कैन दैट बी रिवर्स्ड विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड डाइट, या उन्हें दवाई खाने ना चाहिए? तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि या तो दवाई खाओ या तो लाइफस्टाइल करो. आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट इंटरचेंजेबल और रिप्लेसेबल. दे बोथ हैव टू बी डन. तो आपको दवाई भी लेना है और लाइफस्टाइल भी फॉलो करना है. और अगर आपका लाइफस्टाइल फॉलो करके दवाई भी आपने लिया, शुगर्स बहुत अच्छे कंट्रोल में आ गए, तो धीरे धीरे पॉसिबल है कि दवाई बंद हो जाएगा. हम लोग अभी डी-एस्केलेशन का एक कॉन्सेप्ट आया है डायबिटीज में, वेयर वी डू रिड्यूस मेडिसिन, देन वी स्टार्ट सीइंग दैट द पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू लाइफस्टाइल. And there are a set of patients where we are able to cut down medications to a great extent, sometimes even stop them. So both have to go together. दवाई लेना और लाइफस्टाइल फॉलो करना दो अलग चीज नहीं है. यू हैव टू डू बोथ. दोनों डायबिटीज का ट्रीटमेंट है. इट इज नॉट कि आप दवा लेंगे तो लाइफस्टाइल का असर नहीं होगा. दवा एक्चुअली आपके जो एफर्ट्स है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के, उसको सपोर्ट करेगी, एंड यू मे गेट बेटर रिजल्ट्स of putting in those efforts towards lifestyle modification. So it's a very individual case-based thing for me to really answer. आपके लिए क्या करना है? I have to see your history and other things before I am able to give you a very, very specific answer. But this is, that if you do both and you achieve results, it's not that the medicine will, that your doctor will gradually reduce the medicine and you may go off the tablet. Ma'am, how frequently should we get our blood sugar levels checked, and what are the different types of blood tests that one should take to know what are their blood sugar levels? Okay. When we go by guidelines, every person with diabetes should do their HbA1c along with their fasting and post meal glucose every 3 months. Okay. If you are a pre-diabetic, or if your sugars are under very good control since ages, and you're doing well with whatever you're taking, then you can reduce the frequency and do it every 6 months. But if you're somebody who's on many medicines and you do see issues where your sugars keep fluctuating, and sometimes you get a good A1C, sometimes your A1C shoots up, then you should try to monitor your blood sugars at home. And you can do that with the help of a glucometer, which is now very easily available. And this glucometer you decide your own frequency as to how frequently you want to monitor, because it helps you keep yourself in check. Okay. So how frequently, तो basic हर एक इंसान को 3 months पे तो करना ही है. उसके बियॉन्ड अगर ज्यादा फ्रीक्वेंटली किसी को करने की जरूरत है, तो वो एक इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन है. एंड आई थिंक आजकल टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हुई है, सो वी हैव
the continuous glucose monitoring system which has come into the market. तो वो सेंसर आते हैं जो 24 घंटा शुगर्स मॉनिटर करते हैं, एंड इट हेल्प्स अ ग्रेट डील फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट समझने के लिए, मेडिसिन समझने के लिए. तो स्पेसिफिक सिचुएशंस में if the patient wants, we also go for those options. स्ट्रेस लीड टू डायबिटीज. बहुत लोग, इनफैक्ट हमारे जो वर्क लाइफ बैलेंस हम बात करते हैं बट नहीं हो पाता, एंड दैट इम्बैलेंस, इनफैक्ट द एक्सटर्नल सोशल इमोशनल जो स्ट्रेस होते हैं वो अक्सर हमें, यू नो, वी गेट इनटू अ स्टेट वेयर वी आर नॉट एबल टू इवन कंट्रोल आवरसेल्व्स. सो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, these emotional turmoils, the stress, anxiety, depression, can they lead to an increase in blood sugar levels? So unfortunately, yes, stress is a very, very important risk factor for diabetes, or for basically any of the illnesses, lifestyle diseases that we are seeing: diabetes, blood pressure, heart disease, obesity. Stress is very, very big risk factor. Stress के लिए कोई दवाई नहीं है, और stress management हमको खुद ही सीखना है. And how to keep our mind calm, how to balance, और how to learn balance, कि कहाँ पे स्ट्रेस लेना है, कहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना. थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो अच्छा है ना, मतलब एग्जाम के पहले तो स्ट्रेस होना चाहिए थोड़ा सा, वरना पढ़ाई नहीं करेंगे. So stress is fine, but if you are somebody जो stress is leading to sleep disturbances, stress is leading to, you know, disharmony in your relationships, stress is leading to you feeling depressed all the time, then that stress is harming you, and you need to take action. And with the globalization and corporatization, we are seeing more and more people who are facing stress requiring counseling, stress which requires intervention. So don't be afraid to ask for help. And just because you seek therapy for stress or you ask for help for stress doesn't make you a failure or mentally ill. It makes you stronger because you're trying to deal with your condition and you're trying to deal with your stress. There's a question, can medicines cause diabetes? ये भी है, मतलब बहुत लोग हैं जो थायराइड की दवाई खाते हैं, पीसीओडी की दवाई खाते हैं, बीपी की दवाई खाते हैं. Can having those medicines lead to diabetes? And in fact, if somebody has these disorders, can they also lead to an increase in blood sugar level? So, first I'll tackle your second part of the question first, कि generally we see diabetes और blood pressure साथ में आता है क्योंकि दोनों का cause same है, you know, unhealthy lifestyle, stress, weight, ये सब diabetes और blood pressure करता है, दोनों साथ साथ में आता है. ऐसा नहीं है कि blood pressure से diabetes होता है या diabetes से blood pressure होता है. It's just कि जो बाकी सारे factors है वो similar है, इसलिए we see them together in a lot of cases. बीपी की दवाइयों से डायबिटीज नहीं होता है, डायबिटीज की दवाइयों से बीपी नहीं होता है. ओके, सो दवाइयों से कुछ नहीं होता है. थायराइड जो है, हम लोग आजकल बहुत ज्यादा थायराइड देख रहे हैं, स्पेशली इन विमेन, एंड अ लॉट ऑफ थायराइड दैट वी आर सीइंग नाउअडेज इज स्ट्रेस रिलेटेड. तो हाइपोथायरॉयडिज्म और डायबिटीज का एसोसिएशन है, पर ऐसा नहीं है कि डायबिटीज से थायराइड आता है या थायराइड से डायबिटीज आता है. Of course, जब भी थायराइड ऊपर नीचे होता है, it has some interplay with sugar, which this platform is, you know, not for that. It's a little complex interplay that is there. But if your thyroid is under control, it's important. If your thyroid is uncontrolled, वो थोड़ा sugars fluctuate करेगा. So thyroid control is important. Similarly, diabetes बहुत uncontrolled है तो thyroid fluctuate कराएगा वो. So that is important कि सब चीज हम control करें. Then they will not affect each other. And yes, there are medicines which can cause diabetes. They are not the usual common medicines that are prescribed. Steroids है, they can increase your blood sugar, and steroids generally हम लोग बहुत sparingly use करते हैं in situations where there is no other choice and steroid has to be given.
शॉर्ट टर्म स्टीरॉइड्स से भी कुछ कुछ लोगों को होता है डायबिटीज। फिर कुछ एंटी रेट्रोवायरल, जो हम एड्स के लिए दवाइयाँ देते हैं, HIV के लिए जो एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं, दे कैन लीड टू डायबिटीज। And I know there is a big WhatsApp message about cholesterol lowering medicine causing diabetes. So yes, cholesterol lowering medicine don't necessarily cause diabetes. वो थोड़ा सा शुगर बढ़ाती है, and the risk is as small as 1 point some percent, 1 point something. But the benefit of lowering and the benefit of the tablet is much much higher than the slight risk that it will do of increasing your sugar. मतलब it might आपका A1C वो 6.3 से 6.5 करेगा, पर आपके हार्ट की आर्टरी का ब्लॉकेज वो डिसॉल्व करेगा. सो I mean, the benefit is much more than the slight risk of the slight increase in sugar that it causes. It doesn't necessarily lead to diabetes. और मैम अगर किसी को डायबिटीज है, does it increase the chance of someone getting a heart attack or being at a risk of heart ailments? So diabetes का सबसे बड़ा complication is blockage of arteries. Diabetes is a vascular disease. वो हमारी arteries की health को affect करता है, and it increases the risk of developing मतलब heart disease. So it is very important कि diabetes के साथ साथ आपके जो cardiovascular risk factors जिसको हम बोलते हैं उसको भी हम लोग manage करें. इसलिए हम लोग ऑलवेज चेक करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, पेशेंट का हार्ट हेल्थ कैसा है, पेशेंट का वेट हम देखते हैं, बीपी कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज डायबिटीज इज वेरी नोटोरियस एंड इट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स बाय सिग्निफिकेंट एक्सटेंट. सो if you have diabetes, you should also be aware that it does affect your heart, and whatever precautions that your doctor is advising you to protect your heart, you should give it some importance. बहुत lightly ना ले, because a lot of young heart diseases that we see are all in people with diabetes. So there is a definite risk associated with diabetes and heart health, and we have to address both the things when we are managing diabetes. It's not just managing the sugar, you have to manage the overall health of the person also. It's very important because मतलब बोलते हैं ना, it's like everybody is related to the other. तो I think हर disease एक के साथ एक related ही है. It's like that chain. तो you have to manage your entire body. हम बस diabetes को ही नहीं address कर सकते alone, but हम अपने different health conditions को भी address करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. जिस तरह से आपने भी समझाया बताया, I तो feel that's very important. बहुत सारे और questions आ गए. हमारी audience quite they are very active and they are liking this session. So, ma'am, how can we reverse diabetes if somebody is pre-diabetic or somebody has diabetes? How can we reverse that? And is it at all reversible? So, if I have to answer in one word, yes, diabetes is reversible. Type 2 diabetes, okay? Type 2 diabetes is reversible. And the best time to reverse it is when you are in the pre-diabetic stage. So, अगर आपको pre-diabetes है और आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, वेट लॉस करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है. अगर बाय चांस वो रिवर्स नहीं भी होता है तो भी आप उसको वहां पे होल्ड करके रख सकते हैं, उसका प्रोग्रेशन होल्ड कर सकते हैं कि आपको you will remain in that range and you will not develop diabetes in the future. But जब भी हम रिवर्सल की बात करते हैं, you have to have very very realistic expectations, because social media is filled with a lot of misinformation and a lot of wrong marketing. So what you need to understand is that अगर आपको न्यूली डायग्नोज डायबिटीज है तो आपके चांसेस ऑफ रिवर्सल आर वेरी वेरी हाई. पर अगर आपकी डायबिटीज को 10-15 साल हो गए हैं तो चांसेस ऑफ रिवर्सल कम हो जाते हैं. ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि रिवर्स नहीं हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पे रिस्क और प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बिकॉज
It's a very individualized approach. So when we talk about reversal, the best chances of reversal are within the first 5 years of diabetes. And especially if you're on, one or two medications. If you're on multiple medications, then the chances of reversal are slightly lesser. Okay. And reversal is nothing but weight loss. The only way and the scientifically proven way to reverse diabetes is by doing 10 to 15% weight loss. So if you lose 10 to 15% of your body weight, then your diabetes will reverse. So think about it as to how difficult it is to lose 10 to 15% of the weight loss of the weight. Now the biggest challenge with reversal is not the initial reversal. आप reverse कर लेंगे, weight loss कर लेंगे. The challenge is maintaining the weight loss. So the challenge is maintaining the reversal. So सबसे बड़ा चैलेंज वहां पे आता है कि पहले साल में तो सब हो जाता है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में धीरे 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 वेट वापस आता है, धीरे 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 शुगर वापस आता है. तो चैलेंज मेंटेन करने में है. इनिशियल तो सब लोग कर लेते हैं, बाद में मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. Yes. We take that we are almost at the end of this session. There are a lot of questions, and I think we have answered most of these questions. But before we end this session, आपकी तरफ से ma'am, you would like to have a message which you would give out to our audience on how through diet and lifestyle modifications they can stay healthy and fit. A message from your end. Okay, so the one message that I would like to give to everybody is कि a lot of patients nowadays, at least this is what I've seen in my clinic, is they come with the goal कि हमको दवा बंद करना है. And I understand that. बिल्कुल दवा नहीं लेना और दवा लेने में बिल्कुल दवा नहीं लेना ज्यादा अच्छा है. I will not deny that. पर आपका गोल आपका हेल्थ होना चाहिए. तो आपका गोल आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए, बीपी कंट्रोल होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना चाहिए, और आपका गोल आपका हेल्थ होना चाहिए. सो योर गोल शुड नॉट बी कि मैं दवा बंद करती हूँ. योर गोल शुड बी कि मैं अपना हेल्थ अच्छा रखता हूँ, मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, और मैं लंबे समय तक मेरा HbA1c 6.5 या उसके नीचे रख सकूं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि आप दवा लेने से आप फेलियर नहीं है. योर अल्टीमेट एम इज टू लिव लॉन्गर. योर अल्टीमेट एम इज टू अचीव गुड कंट्रोल ऑफ योर डायबिटीज. whether you do it with medicine, whether you do it with lifestyle, and the best is to use a combination of the two things. Then you get best of both worlds. It was a lovely session indeed, and we've talked about so many things, starting from the myths associated with diabetes to how we can manage, monitor, and control it. Thank you so much, Dr. Anushree, for joining us, taking your time out, and I am sure the insights you've shared is going to be really helpful. बहुत सारे लोग हमारे साथ आज जुड़े थे, बहुत सारे उनके सवाल भी थे, हमने जितना हो सका हमने एड्रेस किया है. तो yes, please stay fit, जैसे डॉक्टर अनुश्री ने कहा है. Try to keep your HbA1c levels under control. Get your HbA1c levels, blood sugar levels checked frequently. अगर आप diabetic हैं तो please try to control your through your lifestyle modifications. Try to control things and keep diabetes under control. You can reverse diabetes. That's a good news. So yes, stay fit, stay healthy, and take care of yourself. Thank you so much, Doctor. Thank you, dear audience, for being there with us. Thank you.